हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुके ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी व्यापार से साम्राज्य तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। इसके बाद में जो वीक मुगल रूलर थे, बहुत ही कमज़ोर थे, और सबसे जो इनमें जो एंड ऑफ द पावरफुल जो मुगल एम्पायर था जिसका नाम था औरंगजेब, तो इस्टेब्लिश ऑफ कंट्रोल ओवर वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट नाउ एज इंडिया, जो बहुत ही लार्ज पार्ट के इंडिया के ऊपर उसका कंट्रोल था। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सारी चारों तरफ से जो वर्तमान में इंडिया है तकरीबन उसका हिस्सा उसकी कंट्रोल में था। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1707, और उसका 1707 में डेथ हो जाती है। औरंगजेब जो है उसकी डेथ हो जाती है। मनी मुगल गवर्नर्स, जिसको हम सूबेदार कहते हैं, गवर्नर्स थे, एंड बिग जमींदार्स, जो बड़े बड़े जमींदार थे, बिगेन एसेटिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम, और वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। एज ए पावरफुल रीजनल किंगडम इंगेड ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बहुत सारे पावरफुल किंगडम डेवलपमेंट होने। एंड दिल्ली कुड नो लार्जर फंक्शन ऑफ द इफेक्टिव सेंटर, और इस समय दिल्ली जो पहले एक सेंटर होता था गवर्नर्स का या रूलर्स का, एम्पायर का, वो सेंटर धीरे धीरे से गायब होता चला गया। एंड बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है यानी 1750 के बाद की बात है। एंड हाउएवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन, और एक नया पावर हॉरिजॉन हुआ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। एंड डिड नाउ द ब्रिटिश ओरिजिनलिटी कम टू स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड रिलेवेंट टू द एक्यूर टेरिटरीज एंड हाउ देयर्स ऑफ मास्टर ऑफ द वेस्ट एम्पायर एंड दैट चैप्टर विल दिस कम अबाउट। अब इसके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई, भारत के अंदर किस प्रकार से पावरफुल हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो किस प्रकार से भारत में आगे बना। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्यूट ऑफ फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, जो चार्टर था, जो उस समय की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, जो वर्तमान में वहाँ की क्वीन है उनका नाम है एलिजाबेथ 16, जो एलिजाबेथ सेकंड, जो लगभग 60 वर्षों से इस समय इंग्लैंड की क्वीन है। एंड आई ग्रेटिंग इट द सोल राइट ऑफ द ट्रेड विद द ईस्ट, और उनको एक व्यापार करने का पत्र जारी कर दिया गया कि वो व्यापार कर सकते हैं। दिस मीन्स द नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ इंग्लैंड कुड compete with the East India Company, and with this charter company could venture across the ocean looking the new lands from the which it could buy goods at a cheap price, and they carry them back of Europe, sell the higher prices. The company did not have fierce competition from other England trading, और ये कंपनी वहाँ पर दूसरी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर पा रही थी इस प्रकार से। And mercantile trading companies those days made profit primarily and exclusively competition, and so that could achieve the sell dears. The royal जो charter however could not prevent other European powers of entering of eastern market. By the times the first English ships sailed down the west coast of Africa, जो उस समय की जो उनकी शिप थी व्यापार के लिए गई थी अफ्रीका के अंदर। And Ocean and Portuguese had already established of presence of western coast of India, और इससे पहले भी भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले जो पुर्तगाल के यात्री थे वो भी भारत के अंदर ट्रेड करने के उद्देश्य से आ चुके थे। एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड केस बेस इन गोवा, ये गोवा राज्य के अंदर हैं, वहाँ पर वो आए थे। इनफैक्ट द वास्को डी गामा, वो वास्को डी गामा 1498 के अंदर इंडिया में वो आए थे पहली बार, और उन्होंने भारत की खोज का क्रेडिट जाता है। बाय द 17th सेंचुरी एंड द डच हॉलैंड के जो सिटीजन हैं उनको डच कहते हैं। हॉलैंड जिसको वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है उसको डच कहा जाता है। एंड पॉसिबिलिटी ट्रेड इन द इंडियन ओशियन एंड सोन फ्रेंच ट्रेडर अराइव्ड ऑन द स्कैन। इसके बाद में फ्रेंच जो सबसे पहले
पोर्टुगेज, फिर डच, फ्रांसीसी और अंत में है वो इंग्लैंड के लोग आते हैं। यानी सबसे पहले भारत के अंदर आगमन होता है वो पोर्चुगेज के नागरिक होते हैं, पुर्तगाली होते हैं, इसके बाद में हॉलैंड और इसके बाद में फ्रांसीसी और इसके बाद में अंत में आते हैं वो जो यूरोप का एक देश इंग्लैंड, वहाँ की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड के उद्देश्य से आती है। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनी वेयर इंटरेस्टेड इन द बाइंग द सेम थिंग्स, और सब का उद्देश्य यहाँ इंटरेस्टिंग था अपने वस्तुओं का जो भी थी उनको बेचना। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क एंड प्रोड्यूस इन इंडिया हैड द बिग मार्केट इन यूरोप, जो कॉटन और सिल्क की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ यहाँ पर मिलती थी और उसके लिए बहुत बड़ा एक मार्केट था यूरोप। पेपर्स, क्लॉथ्स, कार्डमम्स एंड जो cinnamons to the wares and great demand of competition among the European company inevitability pushed up the prices with the goods and could be purchased, and this the profit that earned, and the only way of trading company could flourish with the limiting of rival competitors and the urge secure market. Therefore lead of the first battles between the trading company through the 17th and 18th century, they regularly sank each other ships and blockade of routes and prevented rival ships and moving with the supplies of goods, and trade was carried with arms and trading forts postage and very protected through the fortifications. The effort of forty settlement and carry of the profitable trade also the lead instant conflict with the local rulers. The company therefore fund of the difficult separate trade from the politics. Let us see how the happened. अब ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से विज्ञान होती है इसके बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1651 के अंदर 1651 के अंदर जो हुगली रिवर है, जिसके एक बैंक हुगली रिवर का बैंक से किनारा है, उस किनारे के ऊपर एक सिटी बसी हुई कोलकाता, सबसे पहले वहीं पर आते हैं और अपना एक ऑफिस खोलते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 के अंदर भारत के अंदर ऑफिस खोलती हैं और वहाँ पर एक फैक्ट्री की ओपनिंग करती हैं। इसके बाद में 1696 के आसपास उसने एक वहाँ पर बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया जो फोर्ट के रूप में एक किले नुमा। और इसके बाद में जो उस समय की जो कंपनियां थी जो वीक होती जा रही थी, या उस समय के जो रूलर्स थे औरंगज़ेब, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि वो फ्री में ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और उनको एक आदेश मिल गया राजा का जिसके तहत वो भारत में एक बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। एंड इसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर व्यापार करना शुरुआत, जो ऑफिस खोला और वहाँ पर शुरुआत की। इसके बारे में कंपनी धीरे धीरे अब इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स में या यहाँ पर जो रूलर्स थे या फिर सत्ता थी उसमें भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और वहाँ का एक जो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव उस समय उनके कंपनी का सीईओ बना के उन्होंने भेजा था, या उस समय कह सकते हैं उनके पास एक सैनिक शक्ति के रूप में भी स्थापित करने का उनको टारगेट दिया गया था। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आता है तो वो वहाँ पर जो बंगाल का नवाब है जिसका नाम है अली वर्दी खान, उसकी 1756 के अंदर जो डेथ हो जाती है और इसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी है सिराजुद्दौला बनता है। और सिराजुद्दौला बनते ही कंपनी है वहाँ पर उनको टैक्स नहीं अदा करती हैं, तो सिराजुद्दौला को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, टैक्स लिया, इसी कंपनी के साथ में उसमें मतभेद हो जाते हैं। और मतभेद के बाद वो कंपनी के साथ में उनके अधिकारियों के साथ में बैठती नहीं है और इसलिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हो जाता है जिसको प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज कंपनी के सैन्य ऑफिसर थे उनके मध्य लड़ा गया था। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही चालुक और कूटनीतिज्ञ था, चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने उसका जो एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र को अपनी तरफ से मिला ले लिया और इसकी वजह से प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार हुई और कंपनी ने वहाँ पर एक तरीके से अपना कह सकते हैं कठपुतली के रूप में मीर जाफ़र को वहाँ पर
शासक बना दिया। लेकिन मीर जाफ़र ने शुरुआती तौर पर उनके कठपुतली के तौर पे काम करता है, बट इसके बाद में वो धीरे धीरे कंपनी से टैक्स वसूलने की वो भी तैयारी करता है। तो कंपनी को भी अच्छा नहीं लगता और उसको हटाकर उसकी जगह उसके जो दामाद होते हैं जिसका नाम है मीर कासिम, उसको शासक बना देते हैं। और मीर कासिम को दामाद बनाने के बाद मीर जाफ़र वो और अधिकारियों अपने जो भी कंपनी से वैमनस्यता रखते हैं उनके साथ में मिलकर 1764 के अंदर एक बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में भी वो है भारतीय हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के रूप में सत्ता हासिल कर देते हैं। और धीरे धीरे ये अपने रूल और रेगुलेशन 17 रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसके बाद में कोलकाता के हाई कोर्ट के अंदर 1773 के अंदर कोलकाता के अंदर हाई कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद में जो 1800 के आसपास जाते जाते उन्होंने बहुत सारे 1829 के अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया गया। 1848 के अंदर उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्ट बनाया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हमारी कुछ रियासतें थी, वो रियासतें जिनके किसी प्रकार का उत्तराधिकारी नहीं होता था या उनका बेटा नहीं होता था, उनकी रियासतों को वो छीन लेते थे। और डलहौजी ने ऐसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर सत्ता है, पुणे है, नागपुर है, अवध है और झांसी है जैसी बहुत सारी उस समय के जो स्टेट से वो उनको उसके अंडर ले लिया गया। और उनको इसकी वजह से 1857 के अंदर एक रेवुलेट होता है और रेवुलेट के बाद में भारत के लोग रेवुलेट करते हैं, उनके अगेंस्ट में क्रांति करते हैं। क्रांति अनसक्सेसफुल रहती हैं, बट ईस्ट इंडिया कंपनी का वो है रूल और रेगुलेशंस जो है वो एंड हो जाता है और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट है सीधे जुड़ जाती है भारत के जो कंट्रोल में करने के लिए। भारत अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन हुआ करता था वो धीरे धीरे अंग्रेज सरकार के अधीन चला गया और 1947 के अंदर आज़ाद हुआ। तो इस पार्ट में हमने चैप्टर में यह पढ़ा कि किस प्रकार से एक व्यापार कंपनी करने के लिए आई और किस प्रकार से सत्ता पर आशित हुई, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको शुभ दिन आपका रहे, अच्छा दिन रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।